तनिक सीध में गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। पेज नंबर 9 में देखेंगे, जहां लिखा है शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार। इसमें हमने कल बात की थी नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, ठीक है, यहां तक हमने कल बताया था। इसके बाद नीचे है चुनाव एवं वैयक्तिक भिन्नता। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है, इसका सिद्धांत। तो वैयक्तिक भिन्नता क्या है? दो व्यक्तियों में के व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है। तो सभी को पता होना चाहिए, अगर कॉमन देखे तो स्टूडेंट तो वहां लगभग सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ सेम उम्र के भी होंगे, पढ़ने में माइंड भी काफी मैच कर लेगी, फिर भी बहुत सारी वैयक्तिक भिन्नता होती है। इसी कारण एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है कि उन वैयक्तिक भिन्नताओं के बाद भी हम कैसे क्लास को एक साथ सही ढंग से मैनेज कर पाए। कि एक ही लाइन है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है, उसको जो हम समझाने जा रहे हैं, तो समझाते समय कैसे वो टॉपिक डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ यदि हम समझाएंगे तो क्या होगा कि बच्चों को जो जिस कैटेगरी के हैं, जो जिस लेवल का माइंड रखते हैं, उन सभी को बात समझ में आ जाएगी। केवल आप सिंपल एक लाइन लिखी है, उसको एज इट इज आपने रीड कर दिया, हो सकता है कुछ बच्चे रेस्ट भी कर ले, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी उसे कैच कर ले, ठीक है। तो वहां क्या है, एक ही लाइन को डिफरेंट डायरेक्शन में या एग्जाम्पल के साथ हमें डिफाइन करनी होती है। क्योंकि सभी, अभी मान लो आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी हम जो समझा रहे हैं केवल एक पैटर्न पे जैसा लिखा है, ऐसा नहीं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल उन्हें समझ, जो लिखा है वो भी उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्यों रखा गया है यहाँ पर कि उन चीजों को और सरल और सहज बना दिया जाए, ताकि जिनको ये लाइन क्लियर नहीं हो रही उन्हें भी ये लाइन का प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इसी में
लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत क्या हुआ होता है? जिसमें सभी लोग अपनी बात कहने में स्वतंत्र है। लोकतंत्र का मीन्स क्या है? एक नियम होगा, अनुशासन होगा, लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बिना कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अनुशासन होगा एक टीचर का क्लास में, लेकिन सभी बच्चे अपनी बात पूछने के लिए स्वतंत्र है, और वो जिस डायरेक्शन में उनको जिस तरह से बोले या जिन शब्दों में बच्चे अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहने के लिए स्वतंत्र है। तो ये क्या है? ये लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत है। तो एक टीचर के अंदर ये भी होना चाहिए कि जब बच्चे अपनी बात रखें, डिफरेंट डायरेक्शन में रखें, डिफरेंट टाइप्स में रखें, तो उनकी बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों ने 4-5 बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे, बस हम खुद ही डिप्रेस्ड हो गए, या तो हमको इतना गुस्सा आ गया कि हमने बच्चों को डांट दिया, या तो बच्चों को चुप करा दिया। ठीक है, यदि डांटेंगे, चुप कराएंगे, वो कुछ एक्सेस ऐसा वर्क कर रहे हो जो नुकसान होने वाला है, वहां तो डांटना ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ रहे हो वहां नहीं डांटेंगे, क्योंकि पढ़ते समय बच्चे के अंदर आप जो बता रहे हैं, हर बच्चा अलग अलग तरह से आपकी बात को समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो जब वो क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉपर आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। और बाई चांस आंसर ना आता हो, ना जानते हो उस समय उस आंसर को देना, तो बच्चों से टाइम ले ले कि कल हम इसका आंसर देंगे। झूठ मत बोले बच्चों से। ठीक है, हम भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, इवन जब पीएचडी, नेट, जेआरएफ वालों को भी पढ़ाते हैं। ऐसा होता नहीं कभी देर में कोई ऐसी चीज है कि ग्रुप में लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा उनके माइंड में आया, तो हमें लग रहा है कि मेरे पास एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कल ये हम अपने सीनियर से पूछकर या बुक से पढ़कर कहीं से भी इस आंसर को प्रॉपर, क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर सर्च करके फिर आपको। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे एक टीचर का रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग भले ही बहुत नॉलेज ना रखते हो अपने इस सब्जेक्ट के प्रति, लेकिन हम गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे इतना तो आप भी जज कर लेंगे। ठीक है, हम आपको बहाना बना रहे हैं कि रियलिटी फेस कर रहे हैं आपके साथ, ये तो आप सब जज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो हम सभी से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, हमें लगता है देखने में कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों की समझ बड़ों से कहीं अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ये हमने पहले ही बताया था, कल मनोविज्ञान जब की बात कर रहे थे कि जब भी आप बच्चों को कोई भी विषय पढ़ाते हैं, बच्चों को, बड़ों को, मतलब कोई टीचर जिसको पढ़ाना है वो उसके लिए स्टूडेंट, विद्यार्थी है, तो जब भी कोई विषय पढ़ाएं तो उसके जीवन से उसे जोड़ें। ठीक है, आप लगातार डाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस डाइट को आप व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल हेल्थ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको लगता है डाइट समझ में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप व्यक्ति के इंडिविजुअल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मीन्स होता है एक तरह का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे, और रिपीटेशन भी होता है कि हमने कौन सी बात हमें रिपीट करनी है और कौन सी बात रिपीट नहीं करनी है, ये भी पता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने का मीन्स हुआ कि किस लहजे में हम अपनी बात को रख रहे हैं। कई बार कुछ टॉपिक होते हैं जिनको बहुत जोर देकर, प्रेशर देकर बोलना होता है, कुछ टॉपिक होते हैं लाइटली बोलना होता है, कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें पॉज देना होता है, कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें फीडबैक जस्ट लेना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आवृत्ति के सिद्धांत पे करेक्ट। पहला, फर्स्ट क्या था? रिपीटेशन से संबंधित है, फिर फ्रीक्वेंसी मेंटेन होती है। इसके बाद है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण का मीन्स बच्चों का जीवन चरित्र का निर्माण हो रहा हो, यदि शिक्षा ऐसी है तो यूज। शिक्षा ऐसी ना हो कि बच्चों का, इस समय लगभग सभी लोग परिचित हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नॉलेज बहुत रख रहे हैं, लेकिन जो मैनर एटिकेट्स की जहां बात होती है वहां जीरो होते जा रहे हैं। ठीक है, वहां जीरो होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? शिक्षा किस लिए दी जाती है? ताकि मनुष्य का, व्यक्ति का, बच्चों का चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण हो। इसके लिए नहीं दी जा रही है कि वो खुद ही अपने आप में डिस्टर्ब हो, फैमिली को डिस्टर्ब करे, क्लास को डिस्टर्ब करे।
मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांत से मीन से कई बार बच्चों को खेल खेल में भी बहुत सारे लेसन को सिखाया जाता है। बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं खेलते समय। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो एक साथ बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ठीक है। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है, यदि बच्चों को खेलते समय ये सिखाया जाए जब वो गेम खेल रहे हैं कि ये खेल खेलने के लिए है, एक दूसरे को हराने की भावना से नहीं है। खेल में जीतना जरूर है लेकिन ये सोचकर नहीं जीतना कि सामने वाले को हराना है, ये सोचकर जीतना है कि हम अपना एफर्ट 100% लगाएंगे। एक मिनट माइक यूज करेंगे। यस मैम। प्लीज आज ये माइक म्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है। कि बच्चे जब खेल रहे हो तो उन्हें खेल में जीतना है, लेकिन फिर लिसन केयरफुली अगेन, दूसरों को हरा कर नहीं, अपने 100% एफर्ट को लगा। दोनों बातों में अंतर समझ आया क्या है? ठीक है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, सबको हराना है, ठीक है, सबको डिफीट देनी है। अब देखो बच्चों का स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव मोड में जा रहा है, और उसको यही बोलो कि नहीं सभी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे लेकिन आपको वन ऑफ द बेस्ट करना है, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो हमारा आध्यात्मिक विकास है उसको सपोर्ट कर रहा है, स्पिरिचुअल हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। तो मनोरंजन का सिद्धांत क्या है, जिससे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो और दूसरा जो उनकी हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये सभी हेल्दी हो, सभी क्या हो, पॉजिटिव मोड में वर्क करें। इसके बाद है विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत। विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत, विभाजन यहाँ दो तरीके से है। यदि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ले तो उनके कार्यों का विभाजन, मीन्स कैसे कितने टाइम, यदि बच्चा अपने घर जा रहा है तो उसे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अभी क्या करते हैं बच्चे, जो लोग ओवरऑल कैसे पढ़ रहे हैं कि सब चीजें निकाल लेंगे पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट। करना क्या है, पहले जो टफ सब्जेक्ट है उसे निकाले, एक कंप्लीट हो जाए उसको बंद करके फिर दूसरे को निकाले। पेरेंट्स तक ऐसी गलती करते हैं, एक साथ बच्चे हिस्ट्री भी रखी है कॉपी और बुक, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है, मैथ्स की भी है, मतलब बच्चा कहीं एक जगह फोकस्ड है ही नहीं। ठीक, बच्चे छोड़िए, आप लोगों के सामने सारे सब्जेक्ट एक साथ ओपन करके रख दिए जाए, आपको समझ आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, एक काम को करें, कंप्लीट कर लें और करने के बाद फिर दूसरे को ओपन करें। तो ये क्या है, ये विभाजन है, डिवीजन है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत मीन्स है कि बच्चे को जब नॉलेज ना दे, नॉलेज के साथ उसे एक्सपीरियंस भी गेन करें। क्योंकि यदि आप उसे कहेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट दिया, आपने कहा इसको लर्न कर लो, आपको लगता है जो चीजें लर्न करते हैं वो होल लाइफ याद रहती है? होल लाइफ तो छोड़ो, 3 दिन में लर्न याद नहीं रहती। लेकिन जिन चीजों को आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, लर्निंग का पार्ट यदि एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया है, तो आप देखेंगे क्या होगा कि हो सकता है हम आपसे पूछे कि कल आपने जो लर्न किया था उसे आज आप बताएं, तो आपका यदि अनुभव होगा उसमें जो सब्जेक्ट लर्न किया था, तो वर्ड्स हो सकता है भूल गए हो, जो शब्द हैं, सेंटेंस है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आप भूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्सेप्ट भी भूल जाए। ठीक है, कैसे भी करके उस लाइन को आप, उस जो हमने पूछा है उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लेंगे। अपने शब्दों में कब कन्वर्ट करेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस हो। और केवल लर्न करेंगे तो कभी भी अपने शब्दों में आप कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। बच्चों को आजकल हम लोग क्या करा रहे हैं, बस उनको बोले पढ़ना है, लर्न करना है और उसके आगे जा ही नहीं रहे। लर्न उनको ना कराएं, पूरी बुक में एक लेसन भी उनका कंप्लीट हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ। जब तक आप ये वाले ट्रेंड नहीं अपनाएंगे, तब तक ये जो बच्चों को इस समय एजुकेशन दी जा रही है ना, ये केवल और केवल आपका एक फीस जा रही है
और टाइम जा रहा है, इसके अलावा बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। पहले हम सब लोगों को याद है ना, कोई एक हम लोग बुक आती थी, कोई हिंदी की बुक, तो हम लोग स्कूल जाने से पहले हिंदी की बुक की स्टोरीज पढ़ लेते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हम लोगों को उसमें पढ़ते पढ़ते अच्छी फीलिंग्स आती थी। अब क्या कर रखा है, कितने बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई पढ़ रहे हैं। इस समय जो इंग्लिश की बुक्स हैं, अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारा रिसर्च वर्क था तो देखा हमने, इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनकी यदि आप स्टोरीज देखेंगे तो आपको मतलब पूरी बुक्स में शायद ही कोई ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें कहीं मॉरल दिखाई दे, कहीं नहीं है। उसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, एक खरगोश था या एक व्यक्ति था, वो पर्स लेने जा रहा था, पर्स उठा रहा था, पर्स छुपा रहा था, मतलब पूरी स्टोरी 6 पेज में कवर हो गई। उसका कोई मॉरल आया ही नहीं निकल के कि क्या था। कोई यदि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई तो ऐसा नाम हो, स्टोरी हो जो हमें कोई लेसन देकर जा रही हो। किसी का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं तो वो लेसन तो देकर जा रही है। ये तो हम बस इंग्लिश पढ़े, और इंग्लिश में भी आप देखना ध्यान से, उसमें ग्रामर है ही नहीं। जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश को उठा कर देखना जो प्रॉपर, उसमें ग्रामर तो आपको दिखेगी नहीं, कहीं से कहीं जोड़ा, कुछ भी जोड़ दिया। इसलिए बच्चों का क्या है, बच्चे इंग्लिश बोल तो रहे हैं लेकिन उन्हें ग्रामेटिकल कुछ भी पता नहीं। अगर जब भी उन्हें कोई कंपटीशन बीट करना होगा तब वो नील हो जाएंगे। ठीक है, क्यों नील हो जाएंगे? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो ये सब बातें क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार में, ताकि हम अपने अंदर कैसे सुधार करें और अपनी फैमिली में जो हमारे बच्चे हैं उनका जो स्किल डेवलपमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, वहां कैसे वर्कआउट करें। इसके बाद है हमारा मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मानसिक तैयारी का सिद्धांत मीन्स जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना। ठीक है, मान लो हम मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले मेंटली क्या प्रिपेयर, कैसे होना चाहिए मेंटली प्रिपेयर? यदि हम इंग्लिश से मैथ को पढ़ने जा रहे हैं, ग्रामर से मैथ पढ़ने जा रहे हैं, तो मेंटली प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? आप कहीं मैरिज पार्टी में जाते हैं तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी में भी क्या, कौन सी ड्रेस पहनेंगे, लिफाफा तैयार करते हैं मैम। वेरी गुड। नहीं, और ओकेजन जैसा होगा वैसी आप ड्रेस चूज करेंगे। ठीक है, होता है कि नहीं कि जैसा ओकेजन, बर्थडे है बच्चे का, कि शादी है, कि लड़के की शादी है, कि लड़की की शादी है, अपने घर की शादी है या पड़ोसी की शादी। ठीक है, सबके अनुसार मेंटली प्रिपेयर होते हैं। शादी ही है लेकिन मेंटली पूरा प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम मैथ से पढ़ने जा रहे हैं तो क्या सीधा मैथ सॉल्व करने लगे? तो क्या करेंगे, मैथ से पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे? एक बार हमें जो हमारा टेबल है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो टेबल है उनको रिवाइज करेंगे। फिर हम जो सिंपल क्यूब्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। फिर सिंपल हम क्या देखेंगे, एक बार माइंड सेट करेंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये कैसे होता है। फॉर्मूलाज होता है जैसे। वेरी गुड है। जब आप ऐसे करेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद आपका माइंड मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। अभी हम लोग करते क्या है, बच्चे ने इंग्लिश का होमवर्क किया, तुरंत मैथ्स का उसको बुक खोली और बुक ओपन करके क्या बोल रहे हैं, जो चैप्टर उसकी डायरी में नोट होकर आया है बस उसको सॉल्व कर। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक मोबाइल खरीदना होता तो घर से क्या प्रिपरेशन करके जाते हैं? एक मोबाइल परचेस करना होता तो घर से क्या प्रिपरेशन करके जाते हैं? बजट के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा खराब है, उसका फीचर्स पिक्सल क्या कितना होते है, हैं। कैमरा क्या, सॉफ्टवेयर कितने हैं, उसमें एआई है कि नहीं है, मतलब कितनी सारी चीजें, कितने सारे एप्स यूज हो सकते हैं। आप सभी चीजों को देखते हो, केवल अपने जीवन में जो चीजें हमारे जीवन का विकास करते हैं वहां कुछ नहीं देखते। वहां बस सीधा प्लेटफॉर्म पे उतर जाएंगे मतलब वहां को कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा जाएंगे और कूद जाएंगे उसी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, इसी कारण बच्चों का पढ़ने से इंटरेस्ट खत्म। ठीक,
जब हम जिस काम को करने जाएं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेंटली प्रिपरेशन जो है यही हमारे पढ़ने में हमें इंटरेस्ट देना शुरू करता है। इसके बाद है हमारा ये मानसिक तैयारी हो गई। इसके बाद है स्वतंत्रता तथा सहसंबद्धता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का मीन्स हुआ कि हम फ्रीडम के साथ पढ़ें। फ्रीडम के साथ पढ़ना क्या होता है? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अगर उनकी 2-3 गलतियां हो गई तो इतनी तेज डांट देंगे उनको या मार देंगे, फिर उन्हें लगता है बच्चा सही से पढ़ेगा। आपको लगता है जब बच्चे को आप डांट देते हो, मार देते हो तो बच्चा सही से पढ़ता है? सच्चाई ये है कि वो जितना पढ़ता है उसका कुछ जितना वो पढ़ रहा था ना उससे भी पीछे चला। मैम तो ये क्या है, ये सारी चीजें अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ पर और अभी आप हमसे कुछ पूछें, हो सकता है टाइम ना हो तो अलग मैटर है, तो वो भी हम एक तरीके से कहेंगे, कल हम आपको इसको बताएंगे। और आपने हमसे पूछा और हमने बार बार आपको डिनाई कर दिया, फिर आप कितनी देर हमसे पढ़ना पसंद करेंगे? फिर लगेगा ऐसा करें कि फिर वीडियो सुन लेंगे, नहीं तो एग्जाम तो दे ही आएंगे जाकर, बस फिर उसी में देखेंगे क्या होगा, पास होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, लेकिन हम लोग सुनते सब ध्यान से, पर बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करते कुछ भी, क्योंकि खुद पर नहीं करते। खुद के लिए सब चीजों में मेंटल प्रिपरेशन होता है। बच्चों को बस सीधा उठाओ, जगाओ और जगा के बैग रख दो उनके सामने, उनकी बुक्स ओपन कर दो, उनकी डायरी निकालो, ये होमवर्क मिला है, जैसे बच्चे एक मशीन है, बस जैसा आप कह रहे हैं बस बच्चा वैसे करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उनको सारी एक्टिविटीज में भेज दो। एक मशीन होती है ना, थोड़ी देर बाद उससे ये काम लेना है, जैसे यूट्यूब में कभी हमने रेसिपी देख ली, कभी हमने गाने सुन लिए, कभी हमने योग देख लिया, तो बस बच्चा एक मशीन से कम नहीं है आपके लिए। तो इसलिए बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है ये वही अच्छे ढंग से पेरेंट्स करते हैं जिन्होंने अपना किया। नहीं किया है तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस टाइम पास करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अपना अपना डेवलपमेंट ठीक से नहीं किया वो इस क्लास के माध्यम से कर ले। ठीक है, ताकि अपने घर के बच्चों को सही तरीके से मैनेज करें। तो ये क्या था, स्वतंत्रता। कमी समझ गए, स्वतंत्र दिमाग से ही हम कुछ समझ पाते हैं। फिर है सहसंबंधता। सहसंबंध क्या होता है कि बच्चे को एक जो उनका विषय है उसको, और विषय, मान लो हम लोग बच्चों को बार बार जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, प्लस माइनस बता रहे हैं, कभी बच्चों को आप कुछ सामान दे दें, कुछ रुपए दे दें, अब उनको कहिए प्लस करके दिखाओ। ठीक है, हम लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं उनको बायो, और बायो पढ़ाते जा रहे हैं, फिर बच्चे भूल जा रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बायो वहां क्यों पढ़ाना है, इसमें उसका पूरा मैकेनिज्म उसी को समझा दो। आप डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हैं तो एक बार बच्चे को समझा दो कहां से हम खाना खा रहे हैं, द एंड कहां हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रहे तो कहां है, लंग्स कहां है, कहां से श्वास ले रहे हैं, लास्ट पॉइंट क्या है। पता है मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनके फर्स्ट क्लास के बच्चों को पूरा बायो कंप्लीट है। फर्स्ट क्लास के बच्चों को पूरी बायोलॉजी कंप्लीट है। ये कैसे कंप्लीट है, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ उनको बच्चों को, आप लोग क्या कर रहे हो, अभी हम और भी बच्चों को देखते हैं, मदर्स क्या कर रही है, उन्हें कुछ काम करना है, किसी और से बात करनी है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते। ठीक है, कितना अच्छा तरीका है, बच्चों को मोबाइल आराम से पकड़ा दिया। ठीक है, और फिर वो बात कर रहे हैं। बच्चों को क्या करना है, जब आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो उनको उन्हीं की जैसी एक्टिविटीज भी दे दो वहीं पर करने को, फिर वो करेंगे काम। और बच्चों को मान लो अगर आपको लगता है कि कभी देना पड़े, हम तो बिल्कुल सख्त खिलाफ है, हम लोगों क्या ये नहीं चलता, ये रूल नहीं है कि बच्चों को मोबाइल मिलेगा। ठीक है, ये कोई मैटर करता ही नहीं। कभी कोई देर में कुछ दिखाना भी है तो बस हाथ में दिया, उनका काम हुआ, मोबाइल नहीं दिया गया। तो ये क्या है कि मान लो बच्चे को हमको सिखाए, तो बच्चों को क्या करना है, जो बायो वाले प्रोग्राम है, जो बच्चों के फॉर्मेट में डिजाइन किए गए हैं, आप उनको ऑन करो, ताकि बच्चा देख ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बच्चे की लैंग्वेज में, बच्चे के बॉडी सिस्टम में दिखाया जाए। मैनिपुलेट करना है, या जो हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं बच्चों की लैंग्वेज में, कितने सारे प्रोग्राम पढ़ेंगे यूट्यूब में,
किसी के भी एक्सपर्ट्स के आप उठा लो, जितना आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड सभी क्लासेस के पढ़े हुए हैं। तो जब बच्चों को देना और दिखाना है तो कुछ ऐसी चीजें दिखाओ। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको केबीसी प्रोग्राम दिखा दो। तो केबीसी आपको दिखाने में नहीं, फिर आप खुद ही सीरियल देख रहे हैं, फिर बच्चा कहेगा कि अब आपने सीरियल देखा है तो अब हम भी अपना देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या सब टाइम पास चल रहा है। तो जो बच्चों को कराना है उसके अकॉर्डिंग चीजों का चुनाव कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, सहसंबद्धता है कि उनको कैसे अपने विषय के साथ जोड़ना है ताकि वो नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी गेन करें। फिर है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का मीन्स होता है ऐसे बच्चों को टास्क देने हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। मान लो बच्चे ने कोई एक विषय पढ़ा है, अब बच्चों को हम लोगों ने बोला कि इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना है या इसे प्रोजेक्ट में दिखाना है। बच्चों के साथ हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखने, तो बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया कि अच्छी रिलेशनशिप के प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। फिर है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण में हुआ कि क्लास जैसी दिखनी चाहिए। जब बच्चा घर पे पढ़े तो पढ़ने का जैसा माहौल होना चाहिए। ये ना हो कि वहीं पर खाने की का भी अरेंजमेंट है, वहीं पर टीवी भी चल रहा है और वहीं पर दूसरे मेहमान भी आए हुए, और फिर हम कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये क्या है, अनुकूल वातावरण मीन्स जरूरी नहीं सुविधाएं नहीं देनी है, लेकिन वातावरण तो ठीक दे कम से कम उनको। फिर है उचित नियंत्रण का सिद्धांत। मीन्स बच्चे को स्वतंत्रता देनी है लेकिन नियंत्रण में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कुछ भी करे। स्वतंत्रता का मतलब है वो अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र है, भावों को व्यक्त करने में स्वतंत्र है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने में स्वतंत्र नहीं। ये है उचित नियंत्रण। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक मीन्स होता है कि कैसे शिक्षा के द्वारा समाधान किए जाए। तो ये क्या है, ये बच्चों को हमने जैसे एक क्लास है, क्लास में आपने कोई एक टास्क दिया है, कंप्यूटर से संबंधित कुछ आपने चीजें समझाई, नेट कैसे यूज करते हैं, या जो हमारा कंप्यूटर है उसका मदरबोर्ड कहाँ है, या हमने बोला कि जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, ये हमने इस तरह की बातचीत की। तो हार्डवेयर के द्वारा क्या किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जा सकता है, दोनों एक साथ मर्ज करें तो क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। क्लास में यदि हम लोग कंप्यूटर का यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। ऐसी चीजों को बच्चों को एक टास्क देना है कि सभी अपने अपने व्यू प्रोजेक्ट के थ्रू मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। उसके बाद है क्रियाओं का सिद्धांत। क्रियाओं का सिद्धांत मीन्स होता है यहाँ पर एक्शन वर्क है। एक्शन वर्क का मीन्स हुआ सभी बच्चों को अलग अलग हमने टास्क दिया, टास्क को कंप्लीट करके आना है। ठीक है, या हमने कोई गेम में पार्टिसिपेट कराया वहां पे, या हमने योग की क्लास ले रहे हैं तो वहां क्रियाओं के सिद्धांत होंगे। तो जो भी टास्क ओरिएंटेड वर्क है, कोई होमवर्क के फॉर्म में, तो वो सब क्रियाओं के सिद्धांत में आ जाएगा। फिर विभक्तिकरण का सिद्धांत, ये वही है जो ऊपर विभाजन वाला, डिवीजन वाला लिखा हुआ था कि किसी टास्क को कैसे डिवाइड करते हैं। मान लो कोई बड़ा टास्क है तो कैसे वो कितने लोगों में डिवाइड किया जा सकता है और किस किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, काम करने के परिप्रेक्ष्य में भी और लोगों के नंबर में भी, मतलब कि लोग कितने होने चाहिए और काम किसको कौन सा काम दिया जाना चाहिए। ये क्या है, विभक्तिकरण का सिद्धांत। चलिए अब हम लोग देखेंगे, नीचे पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ा था रेणु जी? मैम पेज नंबर 13 30। ये योग शिक्षा के विभिन्न आयाम और अनुप्रयोग पढ़ेंगे यहाँ से। योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है।
यदि व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है तो समाज भी ऐसा ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगा, विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का कल्याण होगा। योग शिक्षा का लक्ष्य। योग शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो सके। वे सब चरित्र वाले बने, उन्हें देश के गौरव की पहचान करवाई जाए, जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान तथा गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। शिक्षा संस्थाओं में योग शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता करना, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना, युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित न होने देना, विभिन्न रोगों से योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना, युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना, रोगों से ग्रसित न होने देना, रोगग्रस्त होने की दशा में योगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बताना। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा के क्षेत्र की बात यदि योग से उठाए जाने वाले लाभों के संदर्भ में की जाए तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा एक दृष्टि से सीमाहीन है। व्यक्तिगत कल्याण केवल आर्थिक उपयोग की सीमाओं को लांघकर आत्मिक उत्थान तथा परम पिता परमेश्वर से मिलने की बात कहने लग जाए तो ऐसी स्थिति में उस विषय को किन सीमाओं में बांधा जा सकता है। अंत में लीन होने की अभिलाषा किस मानव में नहीं होती। परमपिता परमेश्वर में लीन होने के लिए ऋषि मुनि साधु संत योगी भोगी सभी कितना प्रयास करते हैं। गर्भगृह के अंधकूप में कौन बार बार उल्टा लटके रहना चाहेगा। अंत में विलीन होने के लिए जितने भी साधन बन पड़े उतने ही थोड़े हैं। योग शिक्षा का कार्य। योग देखो ये जो लिखा है योग शिक्षा का क्षेत्र, इसका जो गहरा ज्ञान है वो किसको समझ में आया वो बोलिए। जितने लोग हैं किसके किसके मन में ऐसा लगता है कि योग से हम अपना आत्म कल्याण भी करेंगे। हैंड रेस करो पहले ताकि हम समझे कि आप लोगों को इतनी समझ है। झूठ नहीं बोलना, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलना। तो और सबको बात समझ आई हमने क्या बोला, योग से आत्म कल्याण करने का किसका किसका मन है, बस ये समझ है वो बोलेंगे। काफी लोग हो गए। चलिए, ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम लोग किस लिए योग करते हैं, केवल फिजिकल फिटनेस के। यदि योग को सच में सही ढंग से करेंगे तो अपने आप जीवन विकसित होता है। जीवन विकसित होने का मतलब जीवन सहज दिखाई देता है। और जब हम लोग केवल योग को, मोस्टली लोग क्या समझ रहे हैं, योग से क्या लेना है, एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेना। जिन जिन लोगों ने केवल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए योग किया है उनका तो योग बस फिजिकल लेवल पे ही है। जिनको जिनको ऐसा लगता है कि योग जो है ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने में सपोर्ट करता है, जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं वो योग के द्वारा पॉसिबल। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमारा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और व्यवहार करने का तरीका, सोचने का तरीका जो हमारी थॉट प्रोसेस है, फिर जो हम बोलते हैं और जो हम व्यवहार करते हैं, ये तीनों एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो ही आप योग के लिए कैपेबल। अभी हम लोग क्यों परेशान हैं, योग कर रहे हैं, योग करने वाले लोग तो हमें बहुत दुखी में देते हैं, ठीक है। क्यों दुखी परेशान है वो लोग, क्योंकि एक तरफ तो योग की बड़ी अच्छी अच्छी से बातें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पढ़ तो बहुत अच्छा रहे हैं, सोच भी बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोल कुछ और रहे हैं, फिर जब करने की बात आती है तब तो टोटली डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड। तो जब तीनों चीजें हमारी एक डायरेक्शन में नहीं होती हैं तो हमारा सामान्य जीवन भी डिस्टर्ब हो जाता है। केवल योग मतलब
आध्यात्मिक यात्रा की तो बात छोड़ दो, सामान्य जीवन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जितने लोग यहाँ योग के बारे में रेडी है कि योग से हम आत्म विकास करना चाहते हैं, तो केवल एक एक असेसमेंट सब अपना अपना सेल्फ एनालाइज कर ले। यदि आपको दूसरों को क्षमा करने की आदत है, स्वयं को क्षमा करने की और दूसरों को, तब तो ये बात विचार कर, नहीं तो ये बात केवल एक कल्पना मात्र है। ठीक है, मेरी बात ये वाली लाइन सुनने में किसी को डिस्टर्ब हुआ हो तो दोबारा बोले। यदि अपने आप को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करने की आदत हो तो ही समझना योग में आध्यात्मिक या आत्मकल्याण का विकास होगा, अन्यथा केवल शब्द हैं और कुछ भी नहीं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नीचे लिखा है ना, ऋषि मुनि साधु संत, सच बात है, योग का मीन्स ही हमने पहले बोल रखा है, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन मोक्ष को छोड़कर बाकी हम लोग सब प्राप्त करते हैं, और सब प्राप्त करने में सब प्राप्त कर लेते तो भी अच्छा था। तो सब प्राप्त करके भी क्या प्राप्त करते? तनाव लेते, बोलते हैं ना टेंशन है। जितना जितना लोगों ने सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया, उतना उतना वो दिन भर अगर कुछ दो शब्द भी बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद आएगा कि वो टेंशन में। तो यदि सब कुछ प्राप्त करके हम तनाव में ही जा रहे हैं, तो इसको प्राप्त करने का हमें फायदा क्या मिला? ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखें कि योग शिक्षा का क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है? शरीर से शुरू होता है, और हमारे मोक्ष से, जो मोक्ष है, आनंद है, वहां पर पूर्णाहुति होती है। आगे पढ़ेंगे दिनेश जी? जी मैम। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है, जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थों में जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, शिक्षा है। जुड़ा योग। शिक्षा से जुड़ा योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में निम्नलिखित कार्य निभाए जाते हैं। योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायक है। हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है। मुझे देखिए, सहायता देता है। जी जी मैम। हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है। वात, कफ, पित्त के कारण अनेक रोग शरीर में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर। यहाँ पे बात लिखा है, वात कर ले, वा से वन, वा को वा बना ले। यहाँ वा से बकरी वाला लिखा हुआ है, और वा से वन बनाना। वात कफ पित्त होता है। पढ़ेंगे जी आगे। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। योग से रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाग दौड़ की जिंदगी में आहार की भागदौड़ तथा पैकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है। शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर को आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर मन की शांति। जैसा कि बार बार कहा गया है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी है, तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव तथा अशांति भी बढ़ी है, असंतोष बढ़ा है, बीमारियां बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य तथा मन की शांति के लिए सरल उपाय बचा है तो वह केवल योग है। मानसिक तनाव को दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में योग शिक्षा द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं। योग से चिंता, तनाव, संघर्ष व स्थिरता को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। ज्ञानेंद्रियां सबल बनती है। उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता में योग द्वारा वृद्धि होती है। बस रुकेंगे, यही पर रुकेंगे, अब इसको कल देखेंगे। अब आज किसी को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, या जब से पढ़ रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, जो भी हमने पढ़ा है,
क्योंकि अभी तक हमने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा, तो 5 मिनट का समय है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ले, क्योंकि पढ़ा होगा तो ही क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ क्वेश्चन नहीं मैम बोलेंगे। मैम पेज नंबर 5 धारणा में एक है स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय और भ्रुकुटी लिखा है। जो भ्रुकुटी मतलब आईब्रो होता है क्या? दोनों के बीच में आज्ञा चक्र ये वाला स्थान, जहाँ तिलक लगाते हैं, ठीक है। और किसी का जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो आराम से पूछ ले। बोलेंगे लीजिए, जिसका भी हो हमको आंसर देना होगा। मैम जो मोक्ष होता है वो समाधि में ही होता है? अपना घर के काम करते करते भी हो जाएगा। समाधि कुछ नहीं है, समाधि का अर्थ होता है समाधान। जिस व्यक्ति के जीवन में समाधि का एक बहुत एक सुंदर अर्थ है समाधान। जिस व्यक्ति के जीवन में सभी समस्याओं का समाधान स्वयं में मिल जाए, वो समाधि को प्राप्त। ये समाधि तक कौन व्यक्ति पहुंचता है? जो व्यक्ति अपने जीवन को एक एक क्षण ध्यान पूर्वक देखता है। देखने का मतलब केवल बैठकर देखने से नहीं है, जो भी काम करे वो ध्यान पूर्वक करे, एकाग्रता के साथ करे। जब आप ध्यान से काम को करते हैं तो वो भी आपको समाधि की तरफ ही ले जाएगा। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि पूजा करना अलग चीज है और घर के काम करना अलग बात है, ठीक है, ऑफिस के काम करना अलग बात है। जबकि सच बात यह है कि जब आप ऑफिस का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं वो भी पूजा है, ठीक? जब आप घर का कोई भी काम, वो बच्चों को संभालने से लेकर किचन का अदर जितने भी काम है, पूरे मन से करते हैं, खुश होकर करते हैं, बर्डन लेकर नहीं करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब भी पूजा है। तो जब आप इस तरह से समझेंगे तो ध्यान आसान हो जाएगा। ध्यान का मीन्स है होशपूर्ण जीवन जीना, सजग होकर कार्य करना। तो जो भी कार्य आप ध्यान से करेंगे, सजगता के साथ करेंगे, होशपूर्ण करेंगे, वो सब ध्यान है। तो ये ध्यान एक दिन आपको समाधि की ओर ले जाए, ठीक? क्योंकि हम सब लोग फीमेल हैं, मोस्टली फीमेल के लिए तो अक्सर बोलते हैं, बाकी मेल पर्सन के लिए भी बात है कि फीमेल का कुछ चीजें तो होती हैं जो मेल से अधिक उनके ऊपर काम होता है, ठीक। हम लोग कितना भी प्रोफेशन में वर्क कर ले, हो सकता है कई बार हस्बैंड की सैलरी से भी बहुत अधिक हमारी सैलरी होती है, और हम ऐसी फीमेल्स को भी जानते, खुद से भी परिचित है। सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हम लोग कहीं बाहर से आएंगे, सबके साथ घूमने गए थे, साथ में आए हैं, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। वो कहें ना कहें, लेकिन हम लोगों का काम रेस्ट नहीं होता है, ठीक। चाहे हम लोग जितना, हमने कहा ना, अर्निंग सोर्सेज बढ़ जाए, सब कुछ हाई लेवल पे चला जाए, लेकिन वो चीज नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब है कि हमें अलग से समय नहीं मिलेगा चीजों को करने के लिए। तो हम क्या करें कि खुश होकर हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पे करना शुरू कर, अटेंशन देना शुरू कर दे, तो क्या होगा, वही साधना बन जाएगा। कोई भी काम करो इतने मन से करो कि फिर हमारे लिए यही साधना है। हम अलग से पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना जो काम मेरे सामने इसको खुश होकर करेंगे, मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो यही हमारे जीवन की साधना, ठीक। तो ये क्या है, ये हमें यही योग है। योग का मीन्स कंप्लीट लाइफ स्टाइल, पूरी जीवन शैली योग है। योग का मतलब एक घंटे योग करना नहीं है। योग का मीन्स है जो 1 घंटे योग किया था उसे 23 घंटे में कैसे कवर करना है, ठीक है। तो ये थे हमारा योग से संबंधित। लीतू जी को समाधि की जरूरत है, तो समाधि का आंसर सबके लिए आया। अच्छा क्वेश्चन था, कोई गलत नहीं था, ठीक है, क्योंकि कई बार मैम बहुत कंफ्यूजन लोगों के। हाँ बोलेंगे। ये रुचि का सिद्धांत में सुपाच्य जो है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। आप फिर से 10 बोलिए। नंबर पेज, नंबर 10, पेज नंबर 10 में ये रुचि का सिद्धांत में है सुपाच्य।
सुपाच्य बोल रहे हैं। रुचि का सिद्धांत में शिक्षण को स्पष्ट सुपाच्य मीन्स होता है ऐसा पढ़ाया जाए जिसे हम डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, जैसे भोजन अच्छा होगा तो डाइजेस्ट कर पाएंगे, टीचर सही पढ़ाएगा तो हम उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण भी तो भोजन ही है हमारा, मन का भोजन क्या है, शिक्षण ही है। तो जो शिक्षण है वो सही पढ़ाया जाएगा तो उसे हम सुपाच्य मीन्स अच्छे तरीके से हम ग्रस्त कर पाएंगे, सीख पाएंगे। चलो अब हम लोग शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं, कल फिर क्लास आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. चलिए सभी को